पेपर लीक। इससे पहले 12वीं के इकोनॉमिक्स के पेपर लीक करने के आरोप में दिल्ली पुलिस ने 3 टीचर्स को भी गिरफ्तार किया था। और महज 6 नंबर पाने वाले पास हो जाते हैं, 200 नंबर पाने वाला फेल हो जाता है। बिहार में AEDO परीक्षा में गड़बड़ी का मामला अब बड़ा होता जा रहा है। जांच का दायरा लगातार बढ़ रहा है। बुरहानपुर में 10वीं बोर्ड की अंग्रेजी परीक्षा के पेपर लीक का मामला सामने आया है। शिक्षिका ने व्हाट्सएप के स्टेटस पर अंग्रेजी का प्रश्न पत्र लगाया। नीट में फिर सेटिंग की साजिश, सॉल्वर गैंग के 4 गुर्गे गिरफ्तार। इंडिया में हर साल लाखों स्टूडेंट एक ही सपना लेकर एग्जाम हॉल में बैठते हैं। सालों की मेहनत, स्लीपलेस नाइट्स और एक ही बिलीफ कि सिस्टम फेयर है। लेकिन अगर मैं बोल दूं कि एग्जाम स्टार्ट होने से पहले कुछ बच्चों के पास आंसर्स रेडी होते हैं, क्या हो अगर ये सिर्फ 1 या 2 इंसिडेंट नहीं बल्कि पूरी इंडस्ट्री है, जहां पर स्टूडेंट के फ्यूचर का रेट फिक्स होता है 5,000 रुपए से लेकर 50 लाख रुपए तक। ये कहानी कोई पेपर लीक की नहीं है, बल्कि ये कहानी है उस नेटवर्क की जो प्रिंटिंग प्रेस से लेकर व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप्स तक फैला हुआ है। अगर पेपर लीक हुआ तो कैसे हुआ और कौन लोग इस सिस्टम के पीछे हैं, और सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर सिस्टम ने कॉम्प्रोमाइज ही कर लिया है तो इतनी सारी मेहनत की क्या वैल्यू रह गई। सिस्टमैटिक फेलियर, ये शब्द किसी आम इंसान के नहीं है, बल्कि ये शब्द देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहे हैं। जब भी पेपर लीक होते हैं तो हम सोचते हैं किसी ने उस पेपर की फोटो खींचकर लीक कर दी होगी, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने हाल ही में नीट यूजी केस की सुनवाई में साफ कह दिया है कि ये लीक सिस्टमैटिक गैप्स की वजह से हो रहे हैं। एक पेपर का सफर शुरू होता है सीक्रेट लोकेशन पर बैठे एक्सपर्ट्स के साथ, लेकिन असल प्रॉब्लम जब आती है जब ये फिजिकल फॉर्म में आता है। द हिंदू और द एनाटॉमी ऑफ पेपर लीक के आर्टिकल के अकॉर्डिंग पेपर लीक होने का सबसे बड़ा खतरा ट्रांजिस्ट और स्ट्रॉन्ग रूम्स होते हैं। हमें लगता है कि पेपर सरकारी प्रिंटिंग प्रेस पर प्रिंट होते हैं, लेकिन असल में कई प्राइवेट बोर्ड्स प्रिंटिंग प्रेसेस को ये काम आउटसोर्स कर देते हैं। द इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल के अकॉर्डिंग इन प्रेसेस में काम करने वाले कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स को माफिया आसानी से टारगेट करते हैं। यहाँ चैन ऑफ कस्टडी टूटती है, यानी वो रास्ता जहाँ पेपर एक हाथ से दूसरे हाथ में चला जाता है। पहले तो आप ये समझिए कि पेपर लीक 2 तरीके से हो रहे हैं, फिजिकल लीक और डिजिटल लीक। फिजिकल लीक में होता है सील टेम्परिंग। माफिया लोग ट्रांसपोर्ट के वक्त बॉक्सेस की सील कुछ इस तरीके से तोड़ते हैं कि बाहर से कुछ पता भी नहीं चलता। लेकिन डिजिटल लीक और भी ज्यादा डेंजरस है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट बताती है कैसे ऑनलाइन एग्जाम सेंटर्स में रिमोट एक्सेस सॉफ्टवेयर यानी एनीडेस्क या टीम व्यूअर की हेल्प से एग्जाम सोल्व किए जाते हैं। इसमें सिस्टम की सबसे बड़ी कमजोरी है हमारे लोकल सर्वर्स। माफिया लोग सर्वर्स हैक नहीं करते, बल्कि इनसाइडर की मदद से बाहर बैठकर ही पूरा एक्सेस ले लेते हैं। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का मानना है कि हमारा एग्जामिनेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पिछले 10 सालों से अपडेट ही नहीं हुआ है। तो मुझे ये बताओ, वो सिस्टम तुम्हें नौकरी कैसे देगा जिसका खुद का एजुकेशन सिस्टम पिछले 10 सालों से अपडेट ना हुआ हो। हर साल वही कहानी दोहराई जाती है क्योंकि हमारी सिक्योरिटी आउटसोर्स्ड है। राधा कृष्णा कमेटी जो कि हाल ही में बनी है, उन्होंने पॉइंट आउट किया है एनटीए और दूसरे बोर्ड्स पूरी तरह प्राइवेट वेंडर्स पर डिपेंड हैं। पीआरएस इंडिया के आर्टिकल में नए एग्जामिनेशन बिल 2024 में साफ लिखा है सिस्टम के अंदर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम घुस चुका है। ये जो लीक्स हो रहे हैं ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि ये वही इंटरनल करप्शन है जहां बोर्ड्स के टेम्पररी स्टाफ और डाटा एंट्री ऑपरेटर्स माफिया को एक्सेस दे देते हैं। पेपर लीक किसी एक की गलती की वजह से नहीं हो रहे, बल्कि ये सड़ी गली डिजाइन का नतीजा है। सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन और राधा कृष्णा कमेटी के सुझाव है कि इस सिस्टम को पैच नहीं रिसेट करना चाहिए। जब खबर आती है कि पेपर लीक हुआ है तो हम सोचते हैं कि ज्यादा बड़ा क्राइम नहीं है, लेकिन हम जिसे ज्यादा बड़ा क्राइम नहीं समझ रहे वो असल में एक मल्टी कोर ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री बन चुका है। इस इंडस्ट्री का अपना ही एक सिस्टम है, अपना ही एक रेट कार्ड है और अपने ही पक्के उसूल हैं। और इस सिस्टम का सबसे पहला और सबसे बड़ा हिस्सा है द प्राइसिंग, जिसमें हर एग्जाम की कीमत तय होती है। ये पैसा सिर्फ एक एग्जाम का नहीं बल्कि उस सिस्टम का है जो आपको सिलेक्शन की गारंटी देता है। अब सवाल उठता है कि इतना बड़ा बिजनेस आखिर कौन रन कर रहा है? तो इसके पीछे एक आदमी नहीं होता बल्कि एक पूरी चेन होती है जिसे द सिंडिकेट कहा जाता है। इस सिंडिकेट का सबसे ऊपरी हिस्सा होता है द सोर्स। ये वो लोग होते हैं जो प्रिंटिंग प्रेस, ट्रांसपोर्ट एजेंसीज और कभी कभी डिपार्टमेंट के अंदर बैठे होते हैं, जिन तक पेपर की पहुंच सबसे पहले होती है। इनके बाद आते हैं द ब्रोकर्स और द कोचिंग माफिया। ये वो लोग होते हैं जो एजुकेशन के नाम पर बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स रन करते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे इनका काम होता है डील फिक्स करना। इनके पास हजारों स्टूडेंट्स का डेटाबेस होता है जिसके जरिए ये स्टूडेंट्स को टारगेट करते हैं। इनके नीचे काम करने वाले होते हैं लोकल एजेंट्स या मिडिल मैन, जो कि पुराने स्टूडेंट
स्टूडेंट्स या छोटे टीचर्स होते हैं जो गांवों और कस्बों में जाकर अमीर कैंडिडेट ढूंढते हैं जो शॉर्टकट में ही सक्सेस चाहते हैं। इस इंडस्ट्री का बिजनेस मॉडल इतना ज्यादा एडवांस है कि ये कॉर्पोरेट कंपनी की तरह काम करता है। इसमें एक एडवांस बुकिंग सिस्टम होता है। एग्जाम होने से पहले ही डील्स फिक्स हो जाती हैं। अक्सर सेफ हाउसेस या होटल्स बुक किए जाते हैं। एग्जाम होने से एक रात पहले स्टूडेंट्स को बुलाया जाता है और पूरी रात एग्जाम रटवा दिया जाता है। मोबाइल फोन्स बाहर रखवा दिए जाते हैं और पूरी सिक्योरिटी के बीच में ये ट्रेनिंग चलती है। स्टूडेंट से उनके ओरिजिनल सर्टिफिकेट सिक्योरिटी के तौर पर रखवा लिए जाते हैं ताकि वो बाद में पैसे देने से मना न करें। हमें ये समझना होगा कि ये कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है जो कि कभी कभार हो जाता है। जब तक ये सप्लाई चेन सोर्स से ब्रोकर और ब्रोकर से स्टूडेंट तक जिंदा है तब तक हर साल हजारों स्टूडेंट का फ्यूचर नीलाम होता रहेगा। ये इंडस्ट्री सिर्फ पेपर लीक नहीं कर रही है बल्कि ये देश के मेरिट सिस्टम को कत्ल कर रही है। पेपर लीक का इम्पैक्ट सिर्फ हेडलाइन तक लिमिटेड नहीं रहता बल्कि ये स्टूडेंट का लाइफ का फनरल है। द हिंदू की रिसर्च के आर्टिकल के अकॉर्डिंग पेपर लीक की खबर सुनना एक स्टूडेंट के लिए इतना बड़ा साइकोलॉजिकल ब्लो है जो उसे क्लिनिकल डिप्रेशन और क्रोनिक एंजाइटी में धकेल देता है। सालों तक एक ही कमरे में रहना, स्लीपलेस नाइट गुजारना और जब पेपर लीक की खबर मिलती है तो ये सिस्टम का बैड रियल लगता है। ये वही सिस्टम है जिसने कभी फेयर चांस का प्रॉमिस किया था। ईयर लॉस का एक साइकिल शुरू हो जाता है। बायोलॉजिकल क्लॉक चलती रहती है लेकिन स्टूडेंट का करियर फ्रीज हो जाता है। अब स्टूडेंट को समझ आने लगा है कि उनका हार्डवर्क मनी पावर के सामने कुछ भी नहीं है। री एग्जाम का ये खेल सिस्टम का सबसे बड़ा फेलियर है। एनडीटीवी की एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाती है जब एग्जाम रीशेड्यूल होता है तो स्टूडेंट का ट्रस्ट और मोमेंटम दोनों ही शटर हो जाते हैं। बार बार एक ही सिस्टम के लिए प्रिपेयर करना होपलेसनेस पैदा कर देता है। री एग्जाम कोई सेकंड चांस नहीं होता बल्कि एक रिमाइंडर होता है कि सिस्टम करप्ट है। अब यहाँ पर मेरिट टेस्ट नहीं हो रहा बल्कि ये देखा जा रहा है कि एक स्टूडेंट कितना सिस्टमेटिक फेलियर टॉलरेट कर सकता है। अगर हम गवर्नमेंट रेस्पॉन्स को देखें तो वहाँ पर सिर्फ अरेस्ट ऑप्टिक्स नजर आते हैं। इंडियन एक्सप्रेस की एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट बताती है कि हर बड़े बड़े लीक के बाद कॉन्डुइट्स और मिडिलमैन तो पकड़े जाते हैं लेकिन उसके पीछे बैठे मास्टरमाइंड बड़े रेयरली पकड़े जाते हैं। बिजनेस मॉडल के हिसाब से हम नॉर्मलाइजेशन ऑफ करप्शन के दौर में जी रहे हैं जहां पर यूथ को लगने लगा है कि सेटिंग और जुगाड़ टैलेंट से ज्यादा इफेक्टिव है। अब मेरिट सिस्टम जब कोलैप्स होता है तो वर्क फोर्स की क्वालिटी गिर जाती है जिसका असर हेल्थ केयर से लेकर एडमिनिस्ट्रेशन तक हर जगह नजर आता है। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें। मैं आने वाले समय में ऐसे ही देश के मुद्दों पर बात करता रहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।